कश्मीर और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सबसे बड़ी कवरेज आप इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं और जैसे कि आप लगातार रुझान देख रहे हैं हमारे टीवी चैनल के माध्यम से, झारखंड में रुझानों में बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी है। झारखंड में तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल रही है। जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। 24 सीटों पर वो रुझानों में आगे है जम्मू कश्मीर में, और झारखंड में बीजेपी प्लस 43 पर आगे चल रही है, यानी पूर्ण बहुमत झारखंड में और जम्मू कश्मीर में 24 सीटों पर बीजेपी आगे। और ये तस्वीरें आप जम्मू कश्मीर की देख रहे हैं जहां पर पटाखे चलाए जा रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, फुलझड़ियां चलाई जा रही हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बीजेपी को इतनी सीटें इससे पहले कभी हासिल नहीं हुई। ये इतिहास है, ये ऐतिहासिक है। और झारखंड में लोगों को अब ये अपेक्षा और उम्मीद की एक बहुमत की सरकार अगर आ रही है तो वो कम से कम 5 साल एक मुख्यमंत्री के साथ स्थिर तौर पर चलेगी और जनता को विकास देखने को मिलेगा। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, राज्य से ये तस्वीरें आई हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर जलेबी बांटी जा रही है, मिठाई बांटी जा रही है। और अनुज जी, इस बीच आपके पास कुछ दिलचस्प आंकड़े थे, ये जो मिठाइयां बट रही, अभी हम सुन लेते हैं, ये सज्जाद लोन को सुन लेते हैं हम। ये भी अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं, हालांकि इन्होंने बड़ा ही ज्यादा टफ फाइट देखा और वहां पर इनके खिलाफ काफी लोग उठे भी थे, अलगाववादी, आतंकवादी। और ये अगर हम इनके हाल के बयान सुने तो ये आगे चल रहे हैं, हालांकि इन्होंने बड़ा ही ज्यादा टफ फाइट देखा और वहां पर इनके खिलाफ काफी लोग उठे भी थे, अलगाववादी, आतंकवादी। और ये अगर हम इनके हाल के बयान सुने तो ये काफी विचलित भी नजर आते थे, हालांकि इन्होंने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया, ये भी मानना पड़ेगा। अनुज जी। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने बड़ा बीड़ा उठाया हुआ है। जो अभी जो वोट प्रतिशत का जो रुझान आ रहा है, मैं वो बताना चाहूंगा आपको। देखिए, लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की एक हवा थी और पिछले 6-7 महीने में जहां भी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि उसमें थोड़ी सी कमी आ रही है। यानी जैसे कि हरियाणा में 52 से अधिक सीटें उनको मिलनी चाहिए थी, लेकिन कम मिली। महाराष्ट्र में भी चूंकि अलग अलग लड़े, इसलिए वो खुशी होती है। अच्छा, सज्जाद लोन को एक बार सुन लेते हैं। लोगों का फैसला है और देखते हैं क्या करेगा अल्लाह। हमने तो मेहनत की, बाकी अब लोगों का। जी अनुज, आप अपनी बात अभी जो मैं झारखंड का कहता हूं, बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 40% से अधिक वोट और 57 सेगमेंट्स में लीड मिली थी, लेकिन इस समय केवल 30% वोट उसको मिलते हुए दिख रहे हैं। और जेएमएम को 22.5% और कांग्रेस को 9, यानी दोनों यदि मिलकर लड़ रहे होते तो 31% वोट से अधिक उनको मिल रहे होते, बीजेपी से अधिक। जबकि लोकसभा चुनाव में वो दोनों मिलकर लड़े और केवल 22-23% वोट मिले थे। यानी कांग्रेस और जेएमएम ने लोकसभा की तुलना में इस समय विधानसभा के चुनाव में अपने वोट प्रतिशत में 8-9% की बढ़ोतरी की है, जो कि भाजपा की 10% वोट कम हुए हैं। इसी तरह से हम जम्मू कश्मीर में भी देखें तो वहां भी हमको ट्रेंड में एक खास चीज नजर आती है। बीजेपी को इस समय 25.5% वोट मिलते हुए दिख रहे हैं, जबकि लोकसभा चुनाव में 32.5% वोट मिले थे उसको। पीडीपी को तब केवल 20.72% वोट थे और 41 असेंबली सेगमेंट्स में उसने लीड ले ली थी, क्योंकि वैली के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस केवल 11.25% वोट ले पाई थी। लेकिन इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट प्रतिशत बढ़कर के 19% से ऊपर हो रहा है। यानी बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के वोट अपने खोए हैं, जो कि उसके अन्य विरोधियों के बीच बंट गए हैं। इस पर भी हम जवाब लेंगे। हमारे साथ इस बीच प्रभु चावला, वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला जुड़ गए। प्रभु जी, जम्मू कश्मीर में बीजेपी 24, बीजेपी प्लस झारखंड में तो 43 पे है, जम्मू कश्मीर में 24 पर, और सज्जाद लोन जिनकी अभी हम बात सुन रहे थे वो लीड कर रहे हैं अपनी सीट पर। अपने आप में ये बहुत कुछ कह जाता है। ये सज्जाद लोन की पॉपुलर फेस है वहां पर, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये जो अपना हुर्रियत के एक मेंबर भी एक उनकी तरफ से बने हुए हैं, तो यंग चेहरा है, नया चेहरा है और बीजेपी के समर्थन को इंडायरेक्टली मिला हुआ है। तो सज्जाद जीतते हैं अगर, तो उससे ये लगता है कि जो सेपरेटिस्ट है वो अलग अलग जा रहे हैं, वो मेन स्ट्रीम में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर के रिजल्ट का एक मायना ये भी है कि लोग मेन स्ट्रीम की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। अब उसके बीजेपी की जितनी सीटें आ रही है, ज्यादातर जम्मू से ही आ रही हैं। अब वैली में कितनी सीटें आएंगी ट्रेंड से पता नहीं लगता है, मैंने देखा नहीं है ट्रेंड क्या है, वैली के अंदर आ रही है। परंतु जम्मू एंड कश्मीर का मायना ये है कि लोग सेपरेटिज्म से हट करके अब मेन स्ट्रीम में जुड़ने वाले हैं। विकास के मुद्दे के ऊपर लोग अपना से एकदम से मतदान दे रहे हैं, ऐसा लगता है मेरे को। विनोद जी, लोग मेन स्ट्रीम से अब जुड़ना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के घाटी के लोगों को। नहीं, बिल्कुल सही बात है, प्रभु जी ने बड़ा अच्छा विश्लेषण किया है कि निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर में सज्जाद लोन की जीत जो है वो अपने आप में एक
एक नया ट्रेंड होगा। आप याद करिए वो चुनाव, प्रभु जी आपको याद होगा, जिसमें सैयद सलाउद्दीन जो है चुनाव जीते थे और उसके बाद वो रिकाउंटिंग में हरा दिए गए थे और उसके बाद वहां आतंकवाद जिस तरह बढ़ा और हिजबुल मुजाहिदीन के जाके वो नेता बन गए, तो कम से कम वो नौबत दोबारा नहीं आएगी। और सज्जाद लोन गुलाम नबी लोन के बेटे हैं, उनके फादर, उनके पिता जो है वो भी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता थे। तो सज्जाद लोन की जीत, हालांकि सज्जाद लोन का जो एलिजेंस इधर इलेक्शन के बाद से बीजेपी की तरफ के नजदीक काफी आए हैं, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा। और अगर उन्होंने पहले ही ऐलान किया और बीजेपी की एक साथ आगे मोदी से मिले भी आकर के, और अगर बिल्कुल। जम्मू कश्मीर में कोई भी कॉम्बिनेशन बनता है जिसमें बीजेपी अगर उसमें लीड लेती है, चाहे वो पीडीपी के साथ जाए या एनसी के साथ जाए, सज्जाद लोन हो सकता है सरकार में भी शामिल हों। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है डेवलपमेंट है घाटी की राजनीति में। और बीजेपी का जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, अभी बाबूलाल मरांडी को सुन लेते हैं, जेवीएम के बाबूलाल मरांडी, उनका क्या कहना है झारखंड में जो बड़ा मैंडेट आया है ये बीजेपी के समर्थन में, आइए सुनते हैं। उनके पास 18 थे, बाद में काफी विधायकों को इधर से उधर ले गए थे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जहां इतने विधायकों को लेकर के चुनाव लड़ रहे थे तो स्वाभाविक है, और हमारी पार्टी 4 विधायकों को लेकर के चुनाव लड़ रही थी। तो जो विधायक होते हैं क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों तक काम किए होते हैं, उनका अपनी संपर्क होता है, अपनी संबंध होता है, अपनी पकड़ होती है, तो उनके पक्ष में थोड़े परिणाम आने में सहायक हो जाते हैं। और हमारे नहीं, मैं ये कहता हूं मेहनत तो अपनी जगह पर है, लेकिन खाली मेहनत से ही होता तो फिर इतने सारे लोगों को लेकर के अपने साथ नहीं लड़ाते। इसलिए हमने कहा कि मेहनत तो अपनी जगह पर है, लेकिन मेहनत के साथ साथ उन्होंने जो पहले बाबूलाल मरांडी के स्टेटमेंट पर आप क्या कहेंगे विनोद जी? बाबूलाल मरांडी जो है मूलतः है तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य नेता और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं, और वो अलग हुए बीजेपी से जब बीजेपी ने उनको हटाया मुख्यमंत्री पद से, और अकारण हटाया था वो, एक उसका कोई ठोस कारण नहीं था, खाली कुछ विधायकों ने और इसमें शायद भाजपा के नेताओं की थी, उनको हटाया गया। और तब से लगातार वो झारखंड में एक जमीन अपनी पाने की कोशिश कर रहे हैं। एक समय तो ऐसा था, लग रहा था कि झारखंड के क्षेत्रीय नेता बन जाएंगे और उनकी अपने अकेले दम पर बहुमत आएगा, लेकिन वो उस तरह से उसमें कामयाब नहीं हो पाए। तो एक तरह से उनकी एक पीड़ा भी है कि पूरी मेहनत के साथ और एक आदिवासी कार्ड खेलते हुए चुनाव मैदान में लगातार उतरे, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लेकिन उनको अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है। तो ये और आदिवासी नेतृत्व का भी सवाल अब हो गया है। जिस तरह 21-22 सीटें लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है आगे निकल गया है, और 18 सीटें उसकी पिछली बार थी, इस बार अगर वो 21-22 सीटें जीतता है तो भले ही सरकार जा रही हो हेमंत सोरेन की, लेकिन एक आदिवासी नेतृत्व के रूप में, नेता के रूप में वो स्थापित हो जाएंगे इस चुनाव के बाद, और विपक्ष की राजनीति झारखंड में हेमंत सोरेन के ही इर्द गिर्द घूमेगी। तो ये भी बाबूलाल मरांडी के लिए एक राजनीतिक संकट है। बिल्कुल। गुलाम नबी आजाद को सुन सकते हैं, जो कि मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं और जम्मू कश्मीर में डेरा डाले हुए थे। आइए सुनते गुलाम नबी आजाद का क्या कहना है इस मैंडेट के बाद। ये है गुलाम नबी आजाद। सर, जो ट्रेंड आ रहा है उस पर क्या कहेंगे? ट्रेंड तो अभी तो अर्ली ट्रेंड है, इट्स टू अर्ली, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन सर, जिस तरह से बीजेपी का सीट बढ़ा है जम्मू कश्मीर में, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, अभी कहाँ बढ़ा, अभी तो 20 और 21 के बीच में ही है। लोग तो उनको 40 और 35 दे रहे थे, तो उस हिसाब से तो सीटें बढ़ी नहीं, और कोई ज्यादा बड़ी क्या, उनकी तो पहले 11 सीटें तो थी, उसमें क्या 5-6 सीट और बढ़ जाएगी। कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि जिस तरह से एग्जिट पोल दिखाया जा रहा था कि बिल्कुल स्वीप कर रहा है बीजेपी या पीडीपी, वैसा नहीं। प्रभु जी, यही सवाल मेरा आपसे, जैसा कि गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि ठीक है, हम सबसे कम है, हमें 14 ही सीटों पर रुझान आगे मिल रहे हैं, लेकिन जिस तरह की स्वीप की बात की जा रही थी बीजेपी को, वो नहीं है। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें हम, तो पिछली बार 28 नेशनल कॉन्फ्रेंस लेके आई थी और सरकार बनाई थी। इस बार इतना एंटी इनकम्बेंसी का जोर, इतना उमर अब्दुल्ला के खिलाफ बातें, फिर भी 16 पर रुझान में वो आगे हैं। 28 से 16 तो बहुत बड़ी डिफीट होती है ना, एंटी इनकम्बेंसी रिफ्लेक्ट कर रही है। फिर भी 16 है। एग्जिट पोल जैसे बहुत कम उन्हें दिखा रहे थे। नहीं, एग्जिट पोल में तो नहीं जाऊंगा, एक्चुअल आया जब फाइनल रिजल्ट शाम तक आएगा, पता लगेगा क्या रिजल्ट निकलता है। मेरे को सबसे हैरानी की बात कि कांग्रेस की सीटें जो सक्सेसफुल रही है, 17 जब उनके पास पहले थी, अब 14 आ गई हैं, और फाइनल रिजल्ट क्या आता है, कांग्रेस की विक्ट्री जो हम राइट ऑफ कर रहे थे एग्जिट पोल के अंदर, कोई 4 दे रहा था, कोई 5 दे रहा था, उससे क्योंकि बीजेपी की तरफ ज्यादा दिखाई देते थे एग्जिट पोल के रुझान। अब एक्चुअल जो
दिखाई दे रहा रुझान बीजेपी की तरफ उतरे नहीं है। जम्मू में उनका होना ही था कि 11 लोग जीते थे पहले उनके, और 11 में से शायद 9 डिफेक्ट भी कर रहे थे, उनको निकाल दिया गया था, सस्पेंशन कर दिया गया था बाद में। तो उसके देखें तो बीजेपी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है वैली के अंदर। पोलराइजेशन हो गया है, लगता है कि वैली के अंदर लोगों ने बीजेपी रोको का एक तरह से यूनाइटेड नारा लगाया है, चाहे वो बट गए हैं आपस में, लोगों ने अच्छे अच्छे कैंडिडेट जिनको लगे वो बना लिए गए हैं, परंतु वैली के अंदर बीजेपी रोकने का जो वोटिंग टर्नआउट हुआ है, जिसको हम लोग सोच रहे थे पहले कि ये लगता था कि मेन स्ट्रीम में जुड़ेंगे, लोग जुड़े हैं, तो जैसे एक आदमी जीत करके आ रहे हैं, परंतु वहां पर वोट जो है एंटी बीजेपी इकट्ठा हो गया है। कांग्रेस में बटा है, पीडीपी में बटा है, एनसी में बटा है, क्योंकि उन सबको मिलाकर के देखें तो बीजेपी से लगभग डबल सीटें उन लोगों की आती हैं। तो परंतु मेन स्ट्रीम में तो आ रहे हैं, परंतु उतना एक्सपेक्टेशन नहीं है बीजेपी की जितनी उनकी होनी चाहिए थी। ये तो हम वेट करेंगे शाम तक, पर मोदी का जादू चला जरूर है। अभी मोदी से मोह भंग नहीं हुआ। मोदी की वजह से बीजेपी 24 सीटें जीती है, भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं जीती। आपने बहुत अच्छी ये बात कही कि मोदी से मोह भंग अभी नहीं हुआ है। राजीव प्रताप रूडी को सुन लेते हैं, उन्होंने क्या कहा है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उपस्थित थे और उनके साथ माननीय श्री अरुण जेटली जी, माननीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, माननीय श्री वेंकैया नायडू जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद उपस्थित थे। बैठक में कई विषयों पर चर्चा हुई और ये स्मरण कराया गया कि नए वर्ष के पहले 25 तारीख को जो गुड गवर्नेंस डे है, पूरे देश में सांसद अपने अपने क्षेत्र में आयोजित करेंगे, जिसमें कई कार्यक्रम तय किए गए हैं, जिसमें संवाद से लेकर के साथ साथ गरीबों के बीच में कार्यक्रम करना और साथ साथ शाम को भजन संध्या के साथ साथ अटल जी के जन्म दिवस को मनाने का प्रस्ताव है। ये भी स्मरित किया गया कि जहां जहां क्रिसमस का सेलिब्रेशन है, निमंत्रण प्राप्त होने पर उसमें भागीदारी होनी चाहिए। सांसदों को हर धर्म के प्रति जो श्रद्धा है उसे उस आस्था को बरकरार रखना चाहिए। साथ साथ ये भी कहा गया कि जो सरकार के प्रति भ्रम पैदा करने का प्रयास किया गया, जिस प्रकार से लोकसभा का कार्रवाई चला और 19 विधेयक पारित हुए, जो आज तक के अपने संसद के इतिहास में सबसे लंबे दौर का और सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है, और लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि राज्यसभा में संख्या के अभाव में, जिसे हम स्वीकार करते हैं, संख्या के अभाव में वो विधेयक जो पूर्णतः पारित होने चाहिए थे राज्यसभा में पारित नहीं हो पाए, और देश ने दुखद दृश्य देखा राज्यसभा में जिस प्रकार से प्रतिपक्ष ने सरकार के कार्रवाई को रोकने का प्रयास किया। ये दुखद है, लेकिन लोकसभा की पूरी। और ये तस्वीरें आप रांची की देख रहे हैं। रांची में जश्न का माहौल है। बीजेपी कार्यालय के बाहर पटाखों की लड़ियां, बम पटाखे फोड़े जा रहे हैं, और ऐसी ही तस्वीर हमें जम्मू से भी देखने को मिली है। और वो भी क्यों ना, क्योंकि झारखंड में तो बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आने जा रही है। और जैसा कि हमने अभी गृह मंत्री को भी सुना, राजनाथ सिंह को, उनका ये कहना था कि झारखंड में तो हम सरकार बनाएंगे ही, जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी सरकार बनाएगी। ये तस्वीरें रांची से जश्न की तस्वीरें। विनोद जी, कश्मीर की बात करें तो उमर अब्दुल्ला एक सीट बीरवा पर तो आगे चल रहे हैं, लेकिन सोनवार में पीछे चल रहे हैं। और ये वही इलाका है जो कि जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज थे, उन्हीं में से एक ये माना जाता है। तो जो उसी का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है उनको, जो बिल्कुल दुबक गए थे वो जब सैलाब में डूबा था कश्मीर। देखिए, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री रहे, बड़ी उम्मीद के साथ जब मुख्यमंत्री बने थे, तो आप खुद इस राज्य से हैं, तो बड़ा लोगों को उम्मीद थी कि एक यंग मुख्यमंत्री बना है अब्दुल्ला परिवार का, बहुत उम्मीद थी, यूफोरिया था। उन उम्मीदों पर वो बिल्कुल खरे नहीं उतरे, और सैलाब जब आया और उस बाढ़ में जो तबाही हुई उसको लेकर के, स्थानीय प्रशासन को लेकर के तो इतने सारे सवाल उठे, और 3-4 दिन तक तो स्थानीय प्रशासन का अता पता ही नहीं था। बिल्कुल सारे लोगों ने जाकर के देखा। हम वहां थे विरोध जी, हम खुद ढूंढ रहे थे कि उमर अब्दुल्ला कहीं नजर में आ जाए, और लोगों में इतना गुस्सा था घाटी में जी। और अगर सेना वहां नहीं पहुंचती से तो शायद जो तबाही होती और बहुत भयानक हो जाती, तो उसका खामियाजा उनको भुगतना ही पड़ा। इसीलिए इस बार वो 2 जगह से लड़े, और उनकी जो ट्रेडिशनल सीट थी गांधरबल, जहां से वो लड़ते रहे हैं, वो भी उन्होंने छोड़ दी। अब ये देखिए, इसका मतलब कहीं न कहीं उनको अपनी जमीन के बारे में अंदाज हो गया था कि जमीन खिसक रही है। और अच्छा है अगर वो एक सीट से जीत जाते हैं तो विधानसभा में रहेंगे, कम से कम विपक्ष की राजनीति करेंगे, या अगर बीजेपी के साथ मिल जाते हैं तो अलग बात है। लेकिन ये निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार को लेकर के एक जमाने में उनका जो गढ़ था, शेख अब्दुल्ला से लेकर के और फारूक अब्दुल्ला, और अब लोगों में जो नई जनरेशन आई है वो इस बात को समझ रही है
कि भाई कब तक आप परिवार के नाम पर जो है वोट लेते रहेंगे और जम्मू कश्मीर के नाम पर आप सियासत करते रहेंगे और राज्य को कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर वैली में बीजेपी का परसेंटेज बढ़ रहा है और जैसा ही 16 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है और निश्चित रूप से उसमें घाटी की सीटें भी होंगी, तो कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर के लोग अब मुख्य धारा की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उनके साथ आना चाहते हैं। अब उस सीटों में भले कन्वर्ट ना हो पा रहे हैं वो रिजल्ट, लेकिन निश्चित रूप से अभी अनुज बताएंगे इस बात को कि इन पार्टियों का अगर वोट प्रतिशत बढ़ा है जम्मू कश्मीर में, तो इसका साफ संकेत है कि घाटी के लोग अलगाववाद को छोड़ करके देश की मुख्यधारा की पार्टियों के साथ अपने को जोड़ना चाहते हैं, मुख्यधारा की पार्टियों के साथ जोड़ना चाहते हैं। मुफ्ती साहब भी कांग्रेस के ही हैं पुराने, तो सारे कांग्रेस वही है, लेकिन अब कई अरसा हो गया उनको पीडीपी के कांग्रेस के अरसा हो गया। ऐसा लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार का हिस्सा थी, एंटी इनकम्बेंसी वोट जो सारा का सारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ चला गया है और कांग्रेस अपनी उतने नंबर पर टिकी हुई है, लगभग 17 से 16 पर आ गई है और वोट परसेंटेज क्या लगेगा। तो इसका तो फायदा पीडीपी और कांग्रेस को उतना नुकसान नहीं होगा जितना एनसी को होगा। जनरल वीके सिंह को सुन लेते हैं। सब झारखंड के बारे में बोलने लगता है। जम्मू कश्मीर के बारे में राजनाथ सिंह बोल गए कि सरकार हम ही बना रहे हैं वहां भी। खैर, हमारे साथ इस बीच एक मेहमान और खास जुड़ गए हैं, विजय सोनकर शास्त्री, प्रवक्ता बीजेपी के। सोनकर शास्त्री जी, कोई भी बीजेपी से ये बोल नहीं रहा कि कौन आपका मुख्यमंत्री होने जा रहा है झारखंड में। सब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, उसमें तय होगा। और जम्मू कश्मीर, हालांकि गृह मंत्री ये बोल चुके हैं कि जेएंडके में भी हमारी सरकार है और झारखंड में तो बनी रही है। आप क्या कुछ खुलासा करना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में क्या पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे? पीडीपी ने तो न्यौता दे दिया है। देखिए शीतल जी, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक सिस्टम पर आधारित पार्टी है और यहाँ पर जो भी निर्णय होता है वो सामूहिक निर्णय होता है, इसमें कोई व्यक्ति विशेष द्वारा निर्णय नहीं होता है। इसलिए आज के दिन अगर आप मुख्यमंत्री के बारे में या किसके साथ मिलकर के सरकार बनाने के बारे में बात करेंगी तो उत्तर वही मिलेगा कि संसदीय बोर्ड या कोर कमेटी इसको तय करेगी, वरिष्ठ नेता तय करेंगे और अभी तक कोई इस प्रकार की चीजें तय नहीं हुई है। अच्छा चलिए, ये तो मीडिया में तो बात कर लीजिए, ठीक है। हम आपसे ये सीधा सवाल नहीं पूछ रहे कि वही मिलेगा कि संसदीय बोर्ड या कोर कमेटी इसको तय करेगी, वरिष्ठ नेता तय करेंगे और अभी तक कोई इस प्रकार की चीजें तय नहीं हुई है। अच्छा चलिए, ये तो मीडिया में तो बात कर लीजिए, ठीक है। हम आपसे ये सीधा सवाल नहीं पूछ रहे कि क्या आप पीडीपी के साथ जाएंगे, हम ये भी सीधा सवाल नहीं पूछ रहे कि आपका मुख्यमंत्री झारखंड में कौन होगा। बस इतना बताइए कि पीडीपी और बीजेपी का अलायंस, इसको आप कैसे देखते हैं जम्मू कश्मीर में? जाएंगे या नहीं जाएंगे अलग बात। देखिए, अगर व्यक्तिगत तौर से अगर मेरा विचार देखें तो हम भी पार्टी के उन्हीं विचारों से सहमत हैं कि कश्मीर के हित के लिए वहां पर एक अच्छी सरकार बननी चाहिए जो वहां कश्मीर के लोगों को, कश्मीर क्षेत्र को, कश्मीर राज्य के हित के बारे में सोचे। और भारतीय जनता पार्टी इस समय ऐसी पोजीशन में है कि वह सरकार में बनाने या सरकार उनके बेगर सहयोग के नहीं बन सकती है। इसलिए हम तो चाहेंगे कि कश्मीर के उत्थान के लिए, कश्मीर के विकास के लिए, कश्मीरियों के जिंदगी जो दुरूह जिंदगी है उसको आसान बनाने के लिए क्या पीडीपी ये काम कर सकती है आपके साथ मिलकर? क्या पीडीपी ये काम करने में सक्षम है आपके साथ मिलकर? देखिए, हम तो यही चाहेंगे कि कश्मीर के विकास के लिए और कश्मीर के उत्थान के लिए अगर पीडीपी संदर्भ में सक्षम है और कर रहे हैं तो पार्टी उस पर विचार जरूर करेगी। चलिए, ये तो आपने बोला। सवाल इस बात का है कि जो घाटी में भारतीय जनता पार्टी जो पीछे रह गई है, इससे एक मूलभूत प्रश्न तो अभी बचा ही रह गया है कि जिस तरह से कश्मीर आतंक के साए में जी रहा था, जिस तरह से कश्मीर में क्रॉस बॉर्डर आतंकी गतिविधियां हो रही थी, जिस तरह से अलगाववादी कश्मीर घाटी में काफी सक्रिय थे और इसके विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी। सोनकर शास्त्री जी, आपके पास आऊंगी। एक जनरल वीके सिंह के साथ हमारे संवाददाता, हमारे ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह ने बात की है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह हैं, उनके साथ क्या बातचीत हुई, आई आपको सुनवाते हैं। एक ही सीट आई है अभी तो। जिस तरह से झारखंड और
जम्मू कश्मीर में रुझान आ रहे हैं। झारखंड में बीजेपी काफी बढ़त बनाए हुए, जबकि जम्मू कश्मीर में कांटे की टक्कर है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह साहब, जिस तरह से प्रदर्शन है उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, झारखंड की हमको बहुत अच्छी उम्मीद थी और जिस तरीके से जम्मू और कश्मीर में नतीजे आ रहे हैं, बड़े अच्छे चल रहे हैं इस समय तक, और जिस तरह से पार्टी का कार्यक्रम रहा है खासकर कश्मीर में, मुझे लगता है कि अब की बार पार्टी को अच्छी सीटें मिलेंगी। लेकिन वहां पर पीडीपी के साथ कांटे की टक्कर है, तो क्या वहां पर किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, वो तो अब एक बार पूरे नतीजे आ जाने दीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या रहता है। उम्मीद क्या जता? अच्छा, आज जो प्रधानमंत्री संसदीय दल की बैठक में जो बातें हुई उसमें लड्डू भी खिलाया गया? नहीं, लड्डू नहीं खिलाया गया अभी। तो साफ तौर पर जनरल वीके सिंह, जिनका कहना है कि जिस तरह से झारखंड में प्रदर्शन हुआ है वो बीजेपी के लिए शकुन की बात है। क्या नाम? गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। झारखंड में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा साहब। जयंत सिन्हा साहब, जिस तरह से प्रदर्शन हुआ है, क्या कहेंगे? मैं तो कहूंगा, जो हम लोग बहुत दिनों से कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत संपूर्ण विकास जो हमारा मैसेज था जनता के लिए, वो जनता ने स्वीकार कर लिया है और पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बनने वाली है। और जैसे हम सरकार बनाएंगे, हम विकास के काम में लग जाएंगे। मैं तो जब भी प्रचार करता हूं तो मैं कहता हूं कि जब तक मतदान देने का समय है तब तक जनता का काम है। जब हमारी सरकार बनती है तो फिर हमारा काम चालू होता है। जैसे आप देख रहे हैं, केंद्र में हम लोग काम में लगे हुए हैं, काफी सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। उसी प्रकार में जब झारखंड में हमारी सरकार बनेगी, हम लोग विकास का काम बहुत जबरदस्त तरीके से चालू कर देंगे और मुझे लगता है इससे जनता को बहुत लाभ मिलेगा और इसी कारण तो उन्होंने हमें वोट दिया। क्या मुद्दा रहेगा जब सरकार बनेगी? अब बनने जिस तरह से बढ़त है, उसको लेकर क्या मुद्दा रहेगा? नहीं, मुद्दा हम लोगों का पहले से ही एक ही था, सुशासन और विकास। और विकास के लिए भी हम लोगों ने पूरे अपने मैनिफेस्टो में और जनता के सामने जाकर हम लोगों ने स्पष्टता से बताया था कि हम लोग क्या काम करेंगे। और जो मूल सुविधाएं हैं, बिजली, सड़क, पानी, उस पर तो हमें बहुत महत्व देना है, उस पर काम करना है। उसके बाद शिक्षा का काम है, स्वास्थ्य का काम है। जो कोलांचल का जो क्षेत्र है, वहां बहुत सारे इस समय मुद्दे हैं जिनको हम लोगों को समाधान करना है। तो इन सब कामों में हम लग जाएंगे। अब देखिए, जनता ने हमें जनादेश दिया है, अब जिम्मेवारी हमारी। संसदीय दल की बैठक में वहां पर भी लड्डू बांटा गया? नहीं, कोई लड्डू वड्डू नहीं बांटा गया। देखिए, हम लोग एक सरकार, हमारा महत्व है, हमारा जो लक्ष्य है वो काम से जुड़ा हुआ है और यही संदेश हमें प्रधानमंत्री जी, वेंकैया नायडू जी, अरुण जेटली जी, सब लोगों ने जो अपना वक्तव्य दिया, यही उन लोगों ने इसमें महत्व दिया कि हम लोगों को विकास का काम करना चाहिए। हम लोगों को अब जैसे सत्र समाप्त होता है, जाकर अपने क्षेत्र में लोगों को बताना चाहिए, समझाना चाहिए कि किस प्रकार का हम लोग काम कर रहे हैं, विकास के लिए हम लोग क्या क्या जोर लगा रहे हैं। और यही सब हम लोग अभी जाएंगे झारखंड, हजारीबाग जी। लेकिन एक बड़ा मुद्दा है कि अब चुनाव के बाद कई सीएम के उम्मीदवार हैं, तो कैसे? नहीं, देखिए, हमारी एक परंपरा है और वो परंपरा है कि जो पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड है वही निर्णय लेती है, तो पार्टी लेगी निर्णय। तो ये थे केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जहां तक जीत जरूर झारखंड में बीजेपी को अप्रत्याशित वहां पर मिल रहा है, लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री की बात है तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेंगे। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। कश्मीर के इंचार्ज भी हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड में। जेपी नड्डा सर, एक मिनट नड्डा सर, आपसे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब हैं। नड्डा साहब, जिस तरह से जो जम्मू कश्मीर में जो पार्टी परफॉर्मेंस कर रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की जनता गुड गवर्नेंस को वोट दे रही है और गुड गवर्नेंस के साथ साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को के प्रति विश्वास व्यक्त कर रही है और जिसे हम कहते हैं कि ऑल टाइम बेस्ट रिजल्ट्स आए हैं। अभी ये ट्रेंड है, फाइनल राउंड में और अच्छे आएंगे। लेकिन मिशन 44 था, वो कहीं दूर दिख रही है पार्टी। मैं फिर कहूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स आए हैं और विश्वास के प्रति विश्वास व्यक्त किया है आदरणीय मोदी जी के प्रति और अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और इससे और अच्छे फाइनल ट्रेंड में। मोदी का लहर दोनों राज्यों में चला? निश्चित रूप से लहर का सवाल नहीं, विश्वास व्यक्त किया है और लोगों ने उस विश्वास को मोदी जी के प्रति दिखाया है, यह स्पष्ट दिख रहा है। तो ये थे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से दोनों राज्यों में जनता ने विश्वास दिखाया है और उसी का परिणाम है कि दोनों राज्यों में बीजेपी अच्छा कर रही है। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली।
आज तक कहाँ गया? आज तक तो अभी ले रहा है। चलिए, हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हैं। रविशंकर प्रसाद जी, जिस तरह से दोनों राज्यों में प्रदर्शन बीजेपी कर रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा है, खुशी है, संतोष है। देश जीता, महाराष्ट्र जीता, हरियाणा जीती, मध्य प्रदेश और राजस्थान के नगर निगम के चुनाव में विरोधियों के पक्ष में जबरदस्त जीत हुई। अब झारखंड में हमारी सरकार बनने जा रही है और जम्मू कश्मीर में आजाद भारत से जनसंघ का आज तक का सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस है। यही तो हमारी विजय है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो मिशन 44 का था, वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। अरे नहीं, अभी पूरी रिजल्ट आने दीजिए ना। आप इससे खुश नहीं है कि हम जनसंघ के समय का आज तक का सबसे बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, और जहां पर आतंकवादियों की गोली चलती थी वहां भारत माता की जय और हर हर मोदी हो रहा है। ये बड़ी बात नहीं है। मोदी जी का लहर चल गया दोनों राज्यों में। मोदी जी का लहर पूरे देश में चल रहा है और चलता रहेगा, क्योंकि मोदी जी की लहर विकास के लिए है, सुशासन के लिए है, गवर्नेंस के लिए। तो ये थे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मोदी का लहर दोनों राज्यों में चल रहा है। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो मोदी की लहर है, ऐसा कह रहे तमाम बीजेपी के नेता, और ऐसा लग भी रहा है। झारखंड में अगर हम देखें तो बीजेपी +41 पर है, 41 पर। मैं कुछ कहना चाहता था। और आऊंगी आपके पास, प्रणव जी, आप ही के पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले, क्योंकि हम थोड़ी देर पहले जयंत सिन्हा को सुन रहे थे, और झारखंड के लिए अब एक बड़ा सवालिया चिन्ह जो होगा, मुद्दा होगा, वो मुख्यमंत्री का होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या जयंत सिन्हा हो सकते हैं मुख्यमंत्री झारखंड के अगले? अनुज जी, ये देखिए, मोदी साहब नए चेहरे को आगे बढ़ाने में पूरी रुचि रखते हैं, जैसे कि हमने महाराष्ट्र और हरियाणा में देखा। इसलिए जयंत सिन्हा भी यदि वहां के मुख्यमंत्री हो जाएं तो एटलीस्ट मुझे तो हैरानी नहीं होगी। पढ़े लिखे हैं, अमेरिका में रहे हैं, और यशवंत सिन्हा साहब ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसमें लिखा है कि जब वो अमेरिका की यात्रा पर गए वित्त मंत्री रहते हुए, तो उनके जयंत सिन्हा के परिवार ने ही उनको सुझाव दिया राजन साहब के बारे में, जो आज हिंदुस्तान के आरबीआई गवर्नर हैं, और उनके बारे में मतलब कि वो काफी अच्छे व्यक्ति हैं, समझदार हैं, और उनका इस्तेमाल भी उन्होंने, यशवंत सिन्हा साहब ने उनके विचारों का किया। यहां मैं झारखंड में जो स्थिति इस समय बन रही है उस पर कुछ बात कहना चाहता हूं। बीजेपी प्लस यानी बीजेपी का गठबंधन 41 सीट्स पर, बीजेपी की वो नई सीटें, यानी बीजेपी अकेले अपने बलबूते स्पष्ट बहुमत नहीं ले रही है इस समय। आजसू की इसमें 4 सीटें हैं। आपको ये कर देंगे कौन है अलाइज उनके? जी हाँ, आजसू 4 सीटें हैं उसकी, और लालू यादव को वहां 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं इस समय। कांग्रेस प्लस में लालू यादव की 5 हैं। जी हाँ, कांग्रेस की केवल 4 सीटें हैं इस समय। 6 दिखा। हाँ, तो वो थोड़ा सीट ऊपर नीचे हो रही होंगी, इस कारण से हो रहा है। हो गया। जी हाँ, इसी तरह से यदि हम जम्मू कश्मीर में देखें तो जो अन्य हैं उनमें 3 निर्दलीय हैं, और सज्जाद लोन साहब की पार्टी से 2 विधायक चुनते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अहम है ये काफी। अब चलते हैं प्रणव के पास। सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? शालिनी, मैं ये कहना चाह रहा था कि आप ये देखें, आज के जब आप कुछ टेक्निकल गड़बड़ है यहाँ पर तकनीकी तौर पर, और इसलिए हम उन्हें सुन नहीं पा रहे। वही सवाल आपसे भी झारखंड के मुख्यमंत्री को लेकर विनोद जी, फिर प्रभु जी से भी ये सवाल होगा। देखिए, झारखंड में एक बात तो तय है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने संकेत दिया था कि इस बार शायद वो गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि अभी तक झारखंड में जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं वो चाहे भाजपा के रहे, भाजपा के 2 मुख्यमंत्री रहे, बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा दोनों आदिवासी थे, मधु कौड़ा आदिवासी थे, शिबू सोरेन रहे वो भी आदिवासी थे, हेमंत सोरेन रहे वो भी आदिवासी, तो सारे आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो निश्चित रूप से, और भारतीय जनता पार्टी को गैर आदिवासियों का एक बड़ा समर्थन उसको झारखंड में मिला है। तो एक बात तो ये तय है कि ज्यादा कोशिश होगी गैर आदिवासी मुख्यमंत्री भेजना, और उसमें जयंत सिन्हा एक अच्छे दावेदार हैं नए चेहरे के रूप में। लेकिन दूसरा नाम वो रघुवर दास का भी है, जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अभी शायद नेता विपक्ष है, तो वो भी एक चेहरा हो सकता है। लेकिन वही दिक्कत वही है कि वो पुराना चेहरा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो भारतीय जनता पार्टी है वो अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी की टीम को आगे नहीं ला रही है, वो ला रही है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम को। उसमें देवेंद्र फडणवीस हैं, उसमें खट्टर हैं, और इसी तरह यहां भी कोई अब वो अपनी टीम बना रहे हैं। जो नेता जिनके एलिजेंस, जिनकी लॉयलिटी
अटल जी के साथ, अडवाणी जी के साथ, राजनाथ सिंह के साथ, जोशी जी के साथ, पुराने नेताओं के साथ रही है। उनकी जगह नए नेता लाए जा रहे हैं जो जिनकी वफादारी और जिनकी लॉयल्टी सीधे सीधे नरेंद्र मोदी, अमित शाह की टीम के साथ हो। तो एक तरह से नई टीम बनाने की बात हो रही है। तो उसमें जयंत सिन्हा फिट हो सकते हैं या कोई हो सकता है और कोई चेहरा निकल आए। ठीक है, सोनकर शास्त्री इस पर जवाब देना चाहते हैं, मैं उनके पास चलूंगी, प्रभु जी से भी यही सवाल पूछूंगी, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की